Hello students, good morning. So once again today we are talking about the training and doping in sports. Unit number 10 part 2. पार्ट 1 के अंदर हमने बात की थी वार्मिंग अप के बारे में. आज हमारा वार्मिंग अप का कुछ थोड़ा सा पार्ट बचा और उसके बाद हम बात करेंगे लिम्बरिंग डाउन की. बोथ आर वेरी सिमिलर बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है वो गाइडिंग द प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप. इसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. कि वार्मिंग अप जब हम करते हैं तो हमारा वार्मिंग अप का स्टाइल क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए उसका, वो होता है हमारा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. हमें बहुत इजी एक्सरसाइजेस, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस करके नॉर्मल जॉगिंग वॉकिंग से स्टार्ट करना चाहिए और इजी टू कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, लाइक सम कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस. यानी कि हमें सिंपल से स्टार्ट करना चाहिए. जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर हीट बढ़ता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होता है, वैसे वैसे हमारी बॉडी का वार्मिंग अप जो है वो इंक्रीज होता है. तो वो हमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ खींचना चाहिए. स्टार्ट ही हमें कॉम्प्लेक्स से नहीं करना चाहिए जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी इंजरीज का रीजन जो है वो बन सकता है. आफ्टर दैट आपका सेकेंड पॉइंट आता है एक्सरसाइजेस फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. जब हम बॉडी के टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, लाइक वार्मिंग अप कर रहे हैं, जब हम वार्म अप कर रहे हैं तो उस वार्मिंग अप सेशन के अंदर हमारी बॉडी का हर एक पार्ट की एक्सरसाइज इंक्लूड होनी चाहिए. क्योंकि जब हमारी बॉडी मूव करती है, किसी गेम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उस टाइम हमारी बॉडी के अंदर जो एक्चुअल जो हमारे बॉडी के पार्ट्स जो हमारे गेम के अंदर इंक्लूड होते हैं, लाइक जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो हमारी पूरी बॉडी उसके अंदर इंक्लूड होती है. हमारे लेग्स का ज़्यादा वर्कआउट होता है. बैडमिंटन खेलते हैं हमारे शॉट का, रिस्ट का, अपर बॉडी मूवमेंट का, प्लस हमारे लेग्स की कॉम्बिनेशन का, बैलेंस का, कोऑर्डिनेशन का, इन सब चीज़ों का. तो हमारी सारी बॉडी के पार्ट अगर एक्सरसाइज करेंगे, हम सारी बॉडी के पार्ट्स को हम अगर हीट पैदा करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमें इंजरीज का खतरा कम रहेगा. प्लस हम सारे गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट बहुत इजीली कर सकते हैं. आफ्टर दैट हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज शुड बी इंक्लूडेड. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है वार्मिंग अप सेशन के अंदर. जनरली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज दोनों में होती है, लिम्बरिंग डाउन और वार्मिंग अप में. लिम्बरिंग डाउन की हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे जब हम उस टॉपिक पे आएंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं वार्मिंग अप की. तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हमारी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए, हमारे मूवमेंट्स को, हमारे जॉइंट्स के मूवमेंट्स को और ज़्यादा किसी रेंज तक मूव करने के लिए, रेंज ऑफ मोशन हमारा बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इसके बाद हम बात करते हैं इंटेंसिव इनफ टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर. हम जितना ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ईजी बढ़ेगी. क्योंकि जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत इंक्रीज होता है, हमारी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से वार्म अप होती है, तब हमारी एक्टिविटी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर पाते हैं, बहुत इजीली स्मूथली हम उसके अंदर किसी गोल को अचीव कर पाते हैं. आफ्टर दैट हमारा आता है कि वार्मिंग अप शुड बी अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स. एज एंड सेक्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वार्मिंग अप सेशन के अंदर हम बात करेंगे. एज और सेक्स कम से कम आपका 20 to 30 मिनट्स का आपका वार्मिंग अप सेशन होना चाहिए. इसके अंदर एज और सेक्स भी मायने रखती है. सेक्स की बात करें हम मेल और फीमेल, फीमेल को बॉडी टेम्परेचर बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है, तो उनके साथ अगर हम कंपेयर करें एक मेल पर्सन को, तो मेल पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है. अगर हम फीमेल के साथ कंपेयर करें तो फीमेल को कम वक्त लगता है. आफ्टर दैट हम बात करें एज की, तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी जनरली हमारी 20 to 40 ईयर्स की एज के अंदर या 15 to 40 ईयर्स की एज के अंदर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है. लेकिन आफ्टर दैट 40 ईयर्स हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज होने में उसको थोड़ा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने लग जाता है. यानी कि जिस जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर कोल्ड सब ज़्यादा बैठ जाता है और हम बॉडी के टेम्परेचर को बहुत यंग यूथ के साथ बात करें तो यंग के अंदर, यंग जनरेशन के अंदर हमें कम टाइम मिलता है हमारी बॉडी को वार्म अप करने में, और कोल्डेस्ट पर्सन को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है बॉडी को वार्म अप करने में. इसके बाद हमारा नया टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ लिम्बरिंग डाउन.
वहाँ पे वार्मिंग अप था, यहाँ पे लिम्बरिंग डाउन है। वहाँ पे अप का मतलब इंक्रीज हो रहा था, या डाउन का मतलब डिक्रीज हो रहा है। लिम्बरिंग डाउन का मतलब होता है कूलिंग डाउन, डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, अपने आप को रिकवर करना, रेस्ट देना, दैट्स लाइक योर लिम्बरिंग डाउन। लिम्बरिंग डाउन की मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ तो इसके अंदर है कि कूलिंग डाउन एंड लिम्बरिंग डाउन इज ऑल्सो कॉल्ड वार्मिंग अप डाउन, वार्मिंग डाउन to bring the body's normal state after any competition और training is called cooling down। किसी भी competition में participate करो या किसी भी training के अंदर हम participate करते हैं, जब हम गेम के अंदर participate करते हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे हम फिनिश करते हैं तो उसके बाद हमें कूलिंग डाउन या वार्मिंग डाउन होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका आता है कि बॉडी टेम्परेचर बिकम्स नॉर्मल, आपके बॉडी के टेम्परेचर को बहुत जल्दी नॉर्मल करने में आपकी हेल्प करता है। आप बहुत ज़्यादा देर तक बॉडी के टेम्परेचर को हाई नहीं रख सकते हैं। जब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब तो हमें उस बॉडी के टेम्परेचर की, एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम बिल्कुल फ्री बैठे रहते हैं तब हमें ज़्यादा बॉडी के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट फील करते हैं जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, बहुत हाई होता है, और जब हम फ्री बैठे होते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर को नॉर्मल करने में हमारी हेल्प करता है लिम्बरिंग डाउन। आफ्टर दैट सेकंड वन इज प्रॉपर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे मसल टिश्यूज से बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। हमारे वर्किंग टिश्यूज से थ्रू लाइक स्वेटिंग, यूरिनल, इस तरह से हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर करता है लिम्बरिंग डाउन। थर्ड वन इज डिक्रीज इन टेंशन। अगर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, टेंशन का मतलब होता है कि जैसे टाइटनेस बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे हम जिम जाना स्टार्ट करते हैं, जब हम जिम के अंदर एक्सरसाइज लगाते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर टाइटनेस बढ़ जाती है। हम बाई शेप जब मिरर के बाद सामने बार बार देखते हैं तब हमें फर्स्ट डे ही ऐसा लगता है कि हमारे बाई शेप के अंदर उसकी थिकनेस जो है वो बढ़ रही है। एक्चुअली वो बढ़ नहीं रही होती है, वो थिकनेस के अंदर वो टाइटनेस आ जाती है, जिसके कारण हमें लगता है कि बाई शेप का साइज जो है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो इतना जल्दी इंक्रीज नहीं होता है। लेकिन जब हम वो जिम की एक्सरसाइजेस छोड़ के हम घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के कुछ देर बाद ही हमारी बॉडी जब रिलैक्स होती है, लिम्बरिंग डाउन होता है, वार्मिंग डाउन होता है, तो वही जो थिकनेस होती है वो थोड़ा उसके अंदर ढीलापन आ जाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर टेंशन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, टाइटनेस डिक्रीज हो जाती है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब हमारी बॉडी जो है ऑक्सीजन कम एग्जॉस्ट करती है। So during strenuous training there is a lacking amount of oxygen in comparison to resting position। क्योंकि जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा खूब होती है, लेकिन जब हम किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है। जो एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है? हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है। ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारे वर्किंग टिश्यूज तक पहुँचती है और हमें फ्रेश एयर और फ्रेश ऑक्सीजन के साथ, फ्रेश ब्लड के साथ फ्रेश एनर्जी जो प्रोवाइड कराती है, जिसके कारण हमारी जो वर्क करने की जो एफिशिएंसी है वो कंटिन्यूसली काम करती रहती है, बढ़ती रहती है। आफ्टर दैट हम बात करें हार्ट रेट रिटर्न्स टू इनिशियल स्टेज। जब हम वर्क स्टार्ट करते हैं तब हमारी इनिशियल स्टेज होती है हार्ट रेट की। मान लीजिए आपका हार्ट रेट 65 बीट्स पर मिनट चल रहा है। जब आप किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड का सर्कुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे कार्डिक लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी कार्डिक आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कार्डिक यानी कि हमारा हार्ट जो है वो बहुत फास्ट स्पीड से बीट करने लग जाता है। जब हम वार्मिंग डाउन करेंगे तो हमारी हार्ट रेट जो है वो बहुत जल्दी रिटर्न हो जाती है इनिशियल स्टेज के अंदर, जो एग्जैक्ट हमारी स्टेज होती है उसके अंदर। तो ये हमारा खत्म है यहाँ पे लिम्बरिंग डाउन। इससे पहले हमने खत्म किया था वार्मिंग डाउन हमारे वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। अभी हमारा लिम्बरिंग डाउन खत्म हुआ। मैं हमारा टॉपिक आता है कि स्किल, टेक्निक्स एंड स्टाइल। नाम सुना होगा आपने बहुत बार, व्हाट डू यू मीन बाय स्किल, व्हाट डू यू मीन बाय स्टाइल, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निक। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। महेंद्र सिंह धोनी को आप सभी जानते हैं। जब एक विनिंग पारी खेलता है
विनिंग शॉट खेलता है तो वो हेलीकॉप्टर शॉट लगा के और अपनी पारी को 6 के साथ फिनिश करता है। वो उसका क्या हुआ, उसका स्टाइल है। हेलीकॉप्टर शॉट जो वो लगा रहा है वो उसकी टेक्निक और स्किल है। तो वो सारी चीज़ें और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग की हम बात करें कि स्किल क्या है। स्किल के अंदर आता है कि स्किल इज द एबिलिटी टू परफॉर्म ए होल मूवमेंट। जो हम सारी मूवमेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट, सारी मूवमेंट जो हमारी बॉडी के अंदर होती है वो एक स्किल होती है। किस तरह से हम, फॉर एग्जांपल, हर एक पर्सन की अकॉर्डिंग टू आपका बायोलॉजिकल सिस्टम, हर एक पर्सन की स्किल, टेक्निक और स्टाइल डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, कई लोग स्प्रिंट स्टार्ट करते हैं तो वो लोग ब्लॉक पोजीशन लेते हैं, बैठ के स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक दूसरा स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट होता है, उसको खड़े रह के ब्लॉक स्टार्ट करने में या स्प्रिंट स्टार्ट करने में कंफर्ट फील होता है। तो सबका अलग अलग स्टाइल, टेक्निक और स्किल होती है। स्किल कैन बी डिफाइंड एज द ऑटोमेटाइजेशन ऑफ मोटर एक्शन। स्किल denotes the level of effectiveness which a movement or motor action can be performed. Skill movement are made possible by highly advanced control and regulation process of motor coordination. हमारे बॉडी के कोऑर्डिनेशन, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन का सारा जो तालमेल होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है हमारे किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी स्किल्स के ऊपर। इसको और ज़्यादा बारीकी से अगर हम समझना चाहें तो स्किल के थ्रू हम बात कर सकते हैं जो कौन सी स्किल होती है। तो सबसे पहले हमारी स्किल होती है ओपन स्किल। ओपन स्किल क्या होती है? द स्किल दैट आर नॉट अंडर कंट्रोल। ये स्किल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ऑटोमेटिक ही हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उस स्किल के अंदर चले जाते हैं। सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। दैट्स लाइक आवर ओपन स्किल। क्लोज स्किल की बात करें, ये हमारे कंट्रोल में होती है, इसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होता है, ऑटोमेटिकली हम इसके अंदर नहीं घुसते हैं। जब हमें नीड होती है तभी हम उस स्किल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद हमारी थर्ड आती है सिंपल। सिंपल स्किल्स के अंदर द स्किल डू नॉट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ coordination, timing and decision making are simple skills. The skills have limited physical demand and may not be dangerous. बहुत ज़्यादा इजी जो स्किल होती है उसको हम सिंपल स्किल बोलते हैं। बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं होती है। ये ऑटोमेटिक ही हमारे अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी नीड, उस हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर पार्टिसिपेट करती है। उसके बाद हमारी आती है कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर थोड़ी डेंजरस कम थी, कॉम्प्लेक्स जो है डेंजरस ज़्यादा होती है, टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, ऑटोमेटिक नहीं बल्कि हमें रिस्क के साथ इस स्किल के अंदर पार्टिसिपेट करना होता है, वो आपकी होती है कॉम्प्लेक्स स्किल। उसके बाद हम बात करें ग्रोथ और फाइन। आपने स्टार्टिंग के चैप्टर के अंदर ग्रोस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट पढ़ा हुआ। ग्रोस का मतलब होता है लार्ज मसल्स का वर्क करना और फाइन मोटर डेवलपमेंट का होता है, फाइन मोटर का मतलब होता है स्मॉल मसल्स का वर्क करना। ग्रोस के अंदर जो हमारी लार्ज मसल्स जो वर्क करती है, फॉर एग्जाम्पल हमारी हैमस्ट्रिंग काम करती है, स्मैशिंग करने के लिए हम जंप शॉट लेते हैं, लेअप शॉट लेते हैं, बास्केटबॉल के अंदर, बैडमिंटन के अंदर हम जंप शॉट लेते हैं, वो किस में काउंट होगी? हमारे ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में। फाइन मोटर डेवलपमेंट की बात करें इसके अंदर हमारी स्मॉल मसल्स का काम में आती है। लाइक हम कैरम खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, इसके अंदर हमारी स्मॉल मसल्स, रीडिंग, राइटिंग, राइट कर रहे हैं तो हमारे फिंगर्स काम कर रही है, स्मॉल मसल्स काम कर रही है, तो वो हमारी फाइन स्किल्स होंगी। इसके बाद हम बात करें कंटिन्यूस स्किल्स। कंटिन्यूस स्किल्स के अंदर आप क्या आता है कि द स्किल हैव नो ऑब्वियस बिगिनिंग द एंड ऑफ वन साइकिल मूवमेंट इन द बिगिनिंग एंड नेक्स्ट द स्किल इज रिपीटेड लाइक ए साइकिल। बार बार एक स्किल को रेपिटेशंस देना, रिपीट करते रहना, एक स्किल को थोड़ी देर इस स्किल को यूज़ किया, थोड़ी देर, लेकिन जब थर्ड सर्किल आता है तब हम उस साइकिल को वापस यूज़ करते हैं, वापस उसी स्किल को परफॉर्म करते हैं, तो वो आपकी होगी कंटिन्यूस स्किल। लास्ट आपकी आती है इंडिविजुअल स्किल, जो आपकी खुद की तैयार की हुई स्किल होती है, उसको हम इंडिविजुअल स्किल बोलते हैं, जिसके अंदर सिर्फ आप ही पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके अंदर आपकी कोऑर्डिनेशन की कोई जरूरत नहीं होती। कोऑर्डिनेशन मतलब आपके पार्टनर प्लेयर की कोई जरूरत नहीं होती। For example, individual skill are skills that perform in isolation such as high jump, long jump and etc. एग्जैक्ट जो हमारी खुद की पर्सनल स्किल होती है, जिससे ज़्यादा हम
कंफर्ट फील करते हैं इन द पार्टिसिपेट इन एनी कंपटीशन, वो आपकी होती है इंडिविजुअल स्किल। इसके बाद हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ टेक्निक। हमने 3 चीजें लिखी थी यहाँ, स्किल, टेक्निक एंड स्टाइल। स्किल की बात की, स्किल क्या होती है, स्किल के टाइप का। अब हम बात करते हैं टेक्निक की। तो टेक्निक के अंदर है कि टेक्निक मतलब तरीका, जो मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल, टेक्निक्स आर द बेसिक मूवमेंट ऑफ एनी स्पोर्ट और इवेंट। किसी भी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, दैट्स लाइक टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्लॉक स्टार्ट इन 100 मीटर रेस इज अ टेक्निक। जब हम बैठ के पोजीशन ले रहे हैं 100 मीटर स्प्रिंट लगाने के लिए, जो ब्लॉक पोजीशन ले रहे हैं, दैट्स लाइक योर टेक्निक। जब हम जंप शॉट वॉलीबॉल के अंदर स्मैश करने के लिए जंप शॉट की प्रैक्टिस करने के साथ जब हम उसकी पोजीशन ले रहे हैं, दैट्स लाइक योर टेक्निक। हेलीकॉप्टर शॉट लगाने के लिए जब हम पोजीशन ले रहे हैं, अपर कट शॉट लगाने के लिए जब हम पोजीशन ले रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी टेक्निक है। जैसे आपको स्किल शूटिंग इन बास्केटबॉल टेक्निक के अंदर हम लेग शॉट और जंप शॉट की बात करें, ये सारी आपकी चीजें किसमें आती है, टेक्निक में। और उस टेक्निक को आप किस तरह परफॉर्म करते हैं, दैट्स लाइक योर स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम बात करें कि स्टाइल इज एन इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ टेक्निक्स इन मोटर एक्शन। नो टू स्पोर्ट्स पर्सन आर अलाइक, डिफरेंट फैक्टर विच डिटरमाइन फैक्टर एक्शन। 2 पर्सन होते हैं, कभी भी एक तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करते, दोनों का तरीका अलग अलग होता है। मान लीजिए रोनाल्डो बनाना किक लगाता है, मैसी बनाना किक लगाता है, दोनों में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। सचिन 6 मारता था, विराट कोहली 6 मारता है, दोनों में आपको बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे। सचिन बहुत ज़्यादा टेक्निक का यूज़ करता था, बहुत ज़्यादा स्किल का यूज़ करता था, विराट कोहली उसके साथ कंपेयर करें, उस सचिन तेंदुलकर से कम स्किल का यूज़ करता है। तो जिस तरीके से आप किसी शॉट को पुश कर रहे हो, किसी गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो आपका क्या हुआ, स्टाइल। तो स्टूडेंट्स, आज का ये सेकंड टॉपिक हमारा यहाँ पे हम फिनिश करेंगे, स्किल, टेक्निक एंड स्टाइल के ऊपर। इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक आएगा वो नया आएगा, उसका नेम रखेंगे डोपिंग, कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। एक बार आप मेरे पढ़ाने से पहले डोपिंग को सर्च कर लेना, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा डोपिंग क्या है। आज आपके सामने मैं बता के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, अगले पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डोपिंग क्या है, डोपिंग का कंसेप्ट क्या है, टाइप्स ऑफ डोपिंग क्या होती है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसको मैनेज करने का तरीका क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो डोपिंग पे ऊपर हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। स्टूडेंट्स, बहुत ईजी चैप्टर और बहुत अच्छे वेटेज का चैप्टर है ये। जितना अच्छे तरीके से आप इसको प्रिपेयर करोगे, आप उतने अच्छे मार्क्स जो है लेके आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेफ रहिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए, घर पे रहिए, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कीजिए, पूरा कंसंट्रेट कीजिए स्टडी के ऊपर।